सो हेलो डियर एंथुसियास्ट, वेलकम टू योर एडुअल। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में हम डील करेंगे बेसिक्स ऑफ एन एपी, डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू एन एपी एंड सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एन एपी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्क्रीन दिख रहा है सबको? ठीक है, तो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया खत्म हो गया। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स में जो आपके बुक में है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी को स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो किन्हीं को पता है ये एपी होता क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, या फिर सीक्वेंस किसे कहते हैं? पहले ये बताइए, सीक्वेंस क्या होता है? एपी जो है पार्ट ऑफ सीक्वेंस है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीक्वेंस होता है। ठीक है, तो सीक्वेंस ऑफ नंबर कहने का मतलब क्या होता है? अगर कोई बोले सीक्वेंस बताओ, सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ नंबर। निको, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स मतलब एक नंबर को, मतलब बहुत सारे नंबर को ऐसे अरेंज किया जाए जिसमें कि उसके दो टर्म के बीच में मतलब कांस्टेंट आए, डिफरेंस, उसी को बोलते हैं। सुमन, आप किसी शांत प्लेस में चलिए ना। तो सीक्वेंस का मतलब होता है ऐसे सीरीज ऑफ नंबर्स। ठीक है, एक ऐसा सीरीज ऑफ नंबर्स, ऐसे नंबर्स जो अरेंज रहते हैं एक पर्टिकुलर मैनर में। ठीक है, एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज रहते हैं। ठीक है, वैसे अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? वैसे अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स को सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, तो अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन एन डेफिनेट ऑर्डर इज नोन एज सीक्वेंस। ठीक है, तो इसमें तीन तरह का, मेनली आपको तीन तरह का सीक्वेंस के बारे में जानना रहता है। एक होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एक होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो एपी, जीपी और एचपी, इस तीन के बारे में जानना रहता है। तो अभी आपका 10th लेवल में आपको बस एपी के बारे में जानना है। जैसे ही आप 10th से आप हायर सेकेंडरी में जाइएगा, 11th 12th में आपको जीपी और एचपी दोनों के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, तो अगर बोले बात करते हैं अगर सीक्वेंस क्या होता है, तो सीक्वेंस होता है अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ डेफिनेट ऑर्डर। क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ डेफिनेट ऑर्डर। जैसे कैसे पता चलेगा हमको कि कोई अरेंजमेंट मेरा सीक्वेंस है या नहीं है? तो यहाँ पे एग्जांपल्स देखिए, कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं हम। पहला एग्जांपल तो 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट। दूसरा देखिए, दूसरा एग्जांपल है 1 2 फिर 4। अच्छा रुकिए, 2 4 6 8 10। इसे सारे क्या, ये भी मेरा एक डेफिनेट अरेंजमेंट है। उसी तरह अगर और देखें हम, ये सारे जो अरेंजमेंट देख रहे हैं ना नंबर्स का, ये जो सारे अरेंजमेंट देख रहे हैं आप, ठीक है, चाहे ये फर्स्ट वाला हो, ये सेकंड वाला हो, ये थर्ड वाला हो, या फिर ये फोर्थ वाला हो, ये चारों अरेंजमेंट एक डेफिनेट ऑर्डर में है। ठीक है, जैसे अगर फर्स्ट वाला में देखेंगे तो आपको देखिएगा कि आपका ईच टर्म जो है ना 1 से ऐड हो रहा है। जैसे अगर आप 2 में अगर 1 ऐड कीजिएगा तो 3 होगा, 3 में 1 ऐड कीजिए 4 होगा, 4 में 1 ऐड कीजिए 5 होगा, 5 में 1 ऐड कीजिए 6 होगा। मतलब जो आपका सक्सेसिव नंबर है ना, वो प्रेडिसेसिव जो आपका प्रीसीडिंग नंबर है उसको 1 ऐड करके बनाया गया है। ठीक है, मतलब इस सीक्वेंस से कैसे बात करेंगे? द सक्सेसिव नंबर इज 1 मोर देन द प्रीसीडिंग नंबर। ठीक है, उसी तरह इस सीक्वेंस में अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर 2 दिख रहा है तो इसमें 2 ऐड करें तो 4 हो रहा है, 4 में 2 ऐड करें तो 6 हो रहा है, फिर 6 में 2 ऐड करें तो 8 हो रहा है, फिर 8 में 2 ऐड करें तो 10 हो रहा है। ठीक है, मतलब इसमें बोल सकते हैं ईच ऑफ इट्स सक्सेसिव नंबर इज
2 मोर देन इट्स प्रीसीडिंग टर्म, ठीक है। बट अब अगर आप इस दोनों में अगर आप ध्यान दीजिएगा ना, तो इस दोनों किसी एक दूसरे तरह का सीक्वेंस का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ये फर्स्ट दोनों जो है ना एक तरह का सीक्वेंस होता है, जैसे इस दोनों को हम बोलते हैं आपका एपी होता है, ये दोनों मेरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, बताएंगे अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। बट जो नीचे वाले जो दो है ना, ये मेरे एपी नहीं होते हैं, ठीक है। इसका दूसरा सीक्वेंस होता है, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो ये टर्म है इसमें हम 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 हो रहा है, फिर इसमें 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4, फिर 4 में 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 8, फिर 8 में 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 16, फिर 16 में 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 32, उसी तरह 32 में 2 मल्टीप्लाई कीजिएगा 64, फिर 64 में 2 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा 128। मतलब इसमें बोल सकते हैं द सक्सेसिव टर्म इज 2 टाइम्स इट्स प्रीसीडिंग टर्म, ठीक है। सी वाले में क्या हो रहा है, ईच ऑफ इट्स सक्सेसिव टर्म इज 2 टाइम्स इट्स प्रीसीडिंग टर्म। उसी तरह इस डी वाले में अगर आप देखिएगा तो इस 3 में अगर आप, अच्छा रुकिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया, इसको यहाँ 2 लिखिए, ठीक है, ये 2। अब देखिए अगर आप इसमें देख रहे हैं ना, इसमें कैसे देखिएगा, आप 2 में 3 मल्टीप्लाई कीजिए 6 हुआ, फिर 6 में 3 मल्टीप्लाई कीजिए 18 हुआ, फिर 18 में 3 मल्टीप्लाई कीजिए 54 हुआ। मतलब इस डी वाले में बोल सकते हैं ईच ऑफ इट्स सक्सेसिव टर्म इज 3 टाइम्स इट्स प्रीसीडिंग टर्म, ठीक है। तो ऐसे सीक्वेंस को ना, ऐसे जो लास्ट का जो दो है ना उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसको जीपी बोलते हैं, ठीक है। अभी आपका काम करनी है, आप हायर क्लासेस में पढ़िएगा। एक और होता है एचपी, उसके बारे में अभी जानने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये जो आपको चारों जो नंबर अरेंजमेंट दिख रहा है ना, चाहे वो ए वाला हो, बी वाला हो, सी वाला हो या डी वाला हो, ये जो चारों अरेंजमेंट है ये एक डेफिनेट ऑर्डर को फॉलो करता है, ठीक है। तो ऐसे अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स जो एक डेफिनेट ऑर्डर को फॉलो करे, ठीक है, ऐसे अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स जो एक डेफिनेट ऑर्डर को फॉलो करे उसको क्या बोलते हैं हम, सीक्वेंस, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सीक्वेंस, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करते हैं अपना पहला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज एपी, व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कैसे पहचानेंगे कि कोई सीक्वेंस ऑफ नंबर मेरा एपी में है, ठीक है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कोई अगर पूछे, डेफिनेशन पूछे, तो क्या बोलेंगे, सीक्वेंस इन विच ईच टर्म डिफर्स फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म बाय अ कांस्टेंट, ठीक है। ऐसा सीक्वेंस जिसमें प्रत्येक टर्म जो है ना अपने प्रीसीडिंग टर्म से कुछ डिफरेंस मेंटेन करके है, ठीक है। मतलब कोई भी, जैसे अगर हम यहाँ पे लिखे हैं ना, जैसे 8, 16, 24, 32, 40, 48, ठीक है। अगर इस अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स को अगर आप देखते हैं तो इसमें आप क्या बोल सकते हैं कि इच ऑफ इट्स टर्म डिफर्स इट प्रीसीडिंग टर्म बाय अ कांस्टेंट। किसी भी टर्म को आप उठा लीजिए, इस अरेंजमेंट में किसी भी टर्म को उठा लीजिए, अगर उसको उसके प्रीसीडिंग टर्म, उसके पहले वाले टर्म से अगर आप माइनस करते हैं, ठीक है, तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा, ठीक है। जैसे अगर आप यहाँ पे 48 को अगर आप उठाते हैं ना, अगर यहाँ पे हम इस 48 को उठाते हैं, ठीक है, तो 48 को अगर हम 40 से माइनस करें तो आंसर कितना मिलेगा मेरा 8, ठीक है। उसी तरह इस पूरे अरेंजमेंट में किसी भी टर्म को अगर हम उठा लेते हैं ना, अगर उसको हम उसके प्रीसीडिंग टर्म से माइनस करते हैं, उसका डिफरेंस लेते हैं, तो हमको आंसर कितना मिलना चाहिए 8, ठीक है। मतलब अगर मेरा डिफरेंस कांस्टेंट मिल रहा है, ठीक है, नंबर और उसके प्रीसीडिंग टर्म का डिफरेंस अगर हमको इस थ्रू आउट द अरेंजमेंट कांस्टेंट मिल रहा है, तो वो किस तरह का अरेंजमेंट होगा, वो मेरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, वो मेरा एपी होगा, ठीक है। इसी अरेंजमेंट में देख लीजिए, यहाँ पे हम 48 माइनस 40 किए तो कितना मिला 8। उसी तरह कहीं भी अगर आप यहाँ 24, अगर आप 24 माइनस 16 कीजिएगा तब भी कितना मिलेगा 8। अगर आप यहाँ 40 माइनस 32 कीजिएगा तब भी कितना मिलेगा 8। अगर आप यहाँ 32 माइनस 24 कीजिएगा तब भी कितना मिलेगा 8। यहाँ पे अगर आप 16 माइनस 8 कीजिएगा तब भी कितना मिलेगा 8, ठीक है। कहने का मतलब इसके किसी भी टर्म को, इसके किसी भी टर्म को अगर इसके प्रीसीडिंग टर्म से अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो हमको एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा, ठीक है। अगर वर्ड्स में लिखना चाहे तो हम वर्ड्स में लिख देते हैं, व्हाट इज एपी, व्हाट इज एपी, a sequence, a sequence in which each of its term, each of its term differ
by its preceding term, by its preceding term, by a constant, by a constant. ठीक है, ये हो गया एपी का डेफिनेशन। जीपी के केस में क्या होता है, जीपी के केस में होता है ना, अगर हम क्वोशंट लेते हैं, इसमें डिफरेंस ले रहे हैं ना, एपी के केस में क्या कर रहे हैं, डिफरेंस ले रहे हैं। जब आप जीपी पढ़िएगा तो उसमें हम क्वोशंट लेते हैं, ठीक है। सेकंड वाले टर्म को फर्स्ट वाले टर्म से अगर डिवाइड करते हैं तो उसमें अगर आप किसी भी टर्म को उसके प्रीसीडिंग टर्म से अगर आप क्वोशंट लेते हैं तो आपको सेम मिलता है, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू मिलता है। एपी के केस में हम डिफरेंस लेते हैं, ठीक है, किसी भी टर्म को उसके प्रीसीडिंग टर्म से अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो एक कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है, ये हो गया मेरा एपी का एक बेसिक डेफिनेशन। ठीक है, कैसे पहचानते हैं हम एपी को। और कुछ टर्म्स जान लीजिए, एपी में कुछ टर्म्स होता है, जैसे यहाँ जो सीक्वेंस लिखे थे ना उसको दोबारा लिखते हैं, 8, 16, 32, 64, अच्छा रुकिए, 16, 24, 32, 40, 48, 54, डॉट डॉट डॉट। ये मेरा क्या है, एक सीक्वेंस है, एक अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है। ठीक है, तो किस तरह का अरेंजमेंट है, तो हमको यहाँ से पता चल रहा है कि अगर हम किसी भी टर्म को उसके प्रीसीडिंग टर्म से अगर हम माइनस करते हैं तो कितना मिल रहा है हमको, 8। देखिए सब में हमको कितना मिलेगा, 8, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे 56 होगा ना, ठीक है। तो पहले अगर अरेंजमेंट का बात करें तो ये किस तरह का अरेंजमेंट हो गया मेरा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये क्या हो गया मेरा, एक एपी हो गया। ठीक है, तो इस एपी में ये जो पूरा सीक्वेंस है ना, ये अरेंजमेंट है, इसमें कुछ टर्म्स होता है। ठीक है, जैसे एक होता है मेरा फर्स्ट टर्म, एक होता है मेरा कॉमन डिफरेंस, एक होता है मेरा nth टर्म, एक होता है मेरा लास्ट टर्म। ठीक है, इसमें कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी होता है, उसको जान लीजिए। तो सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस का बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन डिफरेंस का। ठीक है, कॉमन डिफरेंस, जैसे इसका नाम में है कॉमन डिफरेंस, ठीक है, इसका नाम में ही डिफरेंस है, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है। ये जो डिफरेंस हम बोल रहे हैं ना कि कांस्टेंट मिलता है, ठीक है, ये जो डिफरेंस हम बोल रहे हैं कि इस एपी में अगर किसी भी टर्म को इसके प्रीसीडिंग टर्म से अगर हम माइनस करते हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू मिलता है। इसी कांस्टेंट वैल्यू को, इसी डिफरेंस को एक नाम दिया जाता है जिसको बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस में क्या होता है, वो कांस्टेंट वैल्यू जो एक एपी में एक टर्म को उसके प्रीसीडिंग टर्म से माइनस करने पे मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। ठीक है, स्मॉल डी को जितने भी एपी हम पढ़ाएंगे ना, इसमें उस सारे में हम कॉमन डिफरेंस को डिनोट करेंगे स्मॉल डी से। ठीक है, तो अगर इस एग्जांपल में अगर आपको पूछे कि व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, ये जो यहाँ पे एग्जांपल लिखे हैं ना, ये जो पूरा सीक्वेंस लिखे हैं, जिसमें अगर पूछे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कॉमन डिफरेंस, तो कितना होगा, 8। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितना मिलेगा, हियर d इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, उसी तरह अगर हम देखें, इसमें अगर बोले कोई कि फर्स्ट टर्म बताओ क्या होगा, ठीक है, तो जैसे इसका नाम है फर्स्ट टर्म, तो इस पूरे सीक्वेंस का जो पहला टर्म होगा, ठीक है, इस पूरे सीक्वेंस का जो पहला टर्म होगा ना, यही मेरा क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म। ठीक है, और फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं स्मॉल ए से। फर्स्ट टर्म को डिनोट करेंगे हम स्मॉल ए से, ये मेरा हो जाएगा फर्स्ट टर्म। तो यहाँ मेरा फर्स्ट टर्म क्या हुआ, हियर फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, उसके बाद आता है nth टर्म और लास्ट टर्म। ठीक है, nth टर्म और लास्ट टर्म, तो nth टर्म कहने का मतलब है अगर ये सीक्वेंस मेरा इनफाइनाइट है, अगर ये सीक्वेंस मेरा मतलब हमको पता नहीं इसका लास्ट कहां तक जाएगा, हम मानते हैं कि ये n टर्म्स तक जाएगा,
ठीक है, वो n आपका 50 भी हो सकता है, वो n आपका 100 भी हो सकता है, वो n आपका 500 भी हो सकता है। ठीक है, मतलब इस अरेंजमेंट में कितना टर्म्स है वो हमको नहीं पता, मान के चलते इस पूरे अरेंजमेंट में कितना है मेरा n टर्म्स। ठीक है, तो जो सबसे nth वाला, ठीक है, अगर बोले कि अगर मेरे पास 100 टर्म्स का एक सीक्वेंस है, ठीक है, जो 100th टर्म होगा, ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे, इसका nth टर्म। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिखे है ना, if we have a sequence of n terms, अगर मेरे पास n टर्म्स का एक सीक्वेंस है, ठीक है, तो जो फाइनल, जो लास्ट टर्म होगा इसका इसका जो लास्ट टर्म होगा ना, वही इसका क्या होगा, nth टर्म। ठीक है, अगर अच्छा रुकिए, अगर बोल रहे हैं मेरे पास कोई सीक्वेंस है n टर्म्स का, अगर n टर्म्स का सीक्वेंस है तो उसका लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, उसका लास्ट टर्म क्या हो जाएगा उसके nth टर्म के बराबर। ठीक है, अगर मेरे पास n टर्म्स का ही सीक्वेंस है, अब मान लो बोले मेरे पास कि मेरे पास 100 टर्म्स का एक सीक्वेंस है, ठीक है, तो उसका 100th टर्म क्या होगा, उसका लास्ट वाला टर्म। ठीक है, बट अगर हम बोले कि मेरे पास एक 100 टर्म का सीक्वेंस है, बट हमको फाइंड आउट करना है उसका 25th टर्म, उसको फाइंड आउट क्या करना है हमको, 25th टर्म। ठीक है, तो मेरे लिए 25 क्या हो गया, 25 क्या हो गया n। ठीक है, 25th टर्म का मतलब क्या हो गया, nth टर्म। ठीक है, मतलब इस पूरे सीक्वेंस में किसी भी रैंडम, मतलब किसी भी नंबर ऑफ टर्म्स को अगर आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो वो टर्म मेरे लिए क्या हो जाएगा, nth टर्म। ठीक है, और लास्ट टर्म जैसे यहाँ पे लिखे है ना, अगर मेरे पास लास्ट टर्म को डिनोट करते हैं हम, लास्ट टर्म का जैसे नाम से क्लियर है, लास्ट टर्म मतलब किसी भी सीक्वेंस का जो सबसे आखिरी टर्म होता है उसको बोलते हैं उसका लास्ट टर्म। ठीक है, लास्ट टर्म को डिनोट करेंगे स्मॉल एल। ये सारे नोटेशंस को ध्यान में रखना है। nth टर्म को तो स्मॉल एन से डिनोट करेंगे, जो कॉमन डिफरेंस है उसको स्मॉल डी से, जो मेरा फर्स्ट टर्म है उसको स्मॉल ए से। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं ना, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर मेरे पास कोई सीक्वेंस है तो हम कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो हम आपको कुछ सीक्वेंसेस दे रहे हैं, आपको बताना है कि क्या वो एपी में है या नहीं है। ठीक है, कुछ सीक्वेंसेस दे रहे हैं, 2 सीक्वेंस देते हैं, आप हमको देखकर बताइए क्या वो एपी में है या नहीं है। एग्जाम्पल में, शो दैट द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी। ठीक है, आपको शो करना है कि ये जो फॉलोइंग सीक्वेंस है ना, ये मेरा एक एपी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन रहा आपका 11 6 1 -4 -9 डॉट डॉट डॉट। दूसरा रहा √7 √28 √63 डॉट 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 डॉट। तो ये हम 2 सीक्वेंस दिए हैं आपको, हमको शो करके बताइए कि ये दोनों मेरा क्या है, एपी में है। ठीक है, हम आपको बता दिए कि ये एपी में है, आपको शो करना है। ठीक है, अब शो कैसे होगा, एपी होने के लिए क्या चाहिए, एपी होने के लिए मेरे पास एक कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, मतलब किसी भी एक टर्म को अगर उसके पहले वाले टर्म से माइनस करेंगे, ठीक है, तो जो आंसर आना चाहिए ना, हर केस में हमको सेम आना चाहिए। ठीक है, तो हमको फाइंड आउट करके बताइए, और उसका दोनों का हमको कॉमन डिफरेंस भी बताइए। ठीक है, इस दोनों सीक्वेंस में हमको पहले बताइए कि दोनों एपी में है या नहीं है। ठीक है, और हमको दोनों का कॉमन डिफरेंस का वैल्यू भी बताइए। फर्स्ट वाला का कॉमन डिफरेंस है -5 और वो एपी में है। फर्स्ट वाला का कॉमन डिफरेंस है -5। अच्छा ठीक है, सेकंड वाला का, इसका पूरा कॉमन √7 डिफरेंस कितना है, -5। सेकंड वाला कितना है, √7। रूट हम्म और ये एपी में है। हाँ ठीक है, करेक्ट, दोनों मेरा एपी में है। और फर्स्ट वाले का कितना आएगा, -5, और सेकंड वाले का कितना आएगा मेरा, √7। ठीक है, कैसे आएगा एक बार देख लेते जल्दी से। अगर फर्स्ट वाले का हम बात करें तो फर्स्ट वाला मेरा क्या था सीक्वेंस, 11 6 1 -4 -9 डॉट डॉट डॉट। तो एपी में होने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको डिफरेंस चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस 6 को अगर 11 से माइनस करें,
ठीक है। अगर 6 को 11 से माइनस करें आंसर कितना आएगा -5। उसी तरह इस 1 को हम इस 6 से माइनस करें, ठीक है, 1 - 6 करें आंसर कितना आएगा -5। ठीक है। उसी तरह इस 9 को अगर हम -4 से माइनस करें, ठीक है, मतलब -9 माइनस ऑफ -4 मतलब कितना -9 -5 +4 आंसर कितना मेरा -5। ठीक है। मतलब सब केसेस में, सारे केसेस में जो डिफरेंस का वैल्यू है उस सब में हमको क्या मिल रहा है सेम। तो अगर सेम मिल रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं कि दिस सीक्वेंस इज इन एपी। ठीक है। ये सीक्वेंस मेरा किस में होगा एपी में होगा। ठीक है। लिखेंगे सिंस डिफरेंस इज कांस्टेंट। ठीक है। डिफरेंस क्या है डिफरेंस इज कांस्टेंट hence it is an AP, hence it is an arithmetic progression। और इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा यही 5, यही 5 इसका क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। ठीक है। सेकंड वाले में अगर हम देखें, सेकंड वाले में अगर हम देखें तो सेकंड वाला जो मेरा सीक्वेंस था वो मेरा क्या था √7 √28 √63 डॉट 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 यही था। ठीक है। तो इसको कैसे देखेंगे सिंपल है, इसको √7 इसको हम 4 × 7 इसको कैसे लिख सकते हैं हम 9 × 7 इंटू डॉट डॉट डॉट। अगर लिखेंगे ये √7 हो गया। इस 4 को अगर अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो √4 कितना मिलता है हमको 2। तो ये कैसे हो जाएगा कितना हो जाएगा मेरा 2 √7। उसी तरह अगर हम इस 9 को अगर अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो √9 मेरा कितना मिलता है 3। तो ये कैसे होगा मेरा 3 × √7। ठीक है डॉट डॉट डॉट। तो ये जो मेरा सीक्वेंस था ये जो सीक्वेंस मेरा गिवन था अब ये किस में चेंज हो गया इस तरह के कुछ इस तरह के सीक्वेंस में चेंज हो गया। ठीक है। अब इस सीक्वेंस में हम क्या करते हैं इसको हम चेक करते हैं क्या ये एपी में है या नहीं है। उसके लिए क्या करेंगे इसके जो टर्म्स है ना उसको क्या करेंगे उसके डिफरेंस लेंगे, इसके टर्म्स का क्या करेंगे आपस में डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस लेने के बाद अगर कांस्टेंट मिलता है इसका मतलब क्या होगा वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। ठीक है। तो देखिए डिफरेंस लेते हैं हम यहाँ पर। तो मेरे पास क्या था अगर इसको देखें ना 2 √7 को अगर हम √7 से अगर हम माइनस करते हैं, ठीक है, मतलब हम बोल रहे हैं अगर 2 √7 को अगर √7 से माइनस करते हैं तो क्या होगा 2 - 1 √7 क्या आ गया मेरा कॉमन आंसर कितना आया √7। ठीक है। उसी तरह अगर यहाँ देखें 3 √7 को अगर 2 √7 से अगर हम माइनस करते हैं मतलब हम बोल रहे हैं 3 √7 माइनस 2 √7। ठीक है। ठीक क्या हो गया 3 - 2 √7 निकल गया कॉमन कितना मिला हमको √7। ठीक है। मतलब दोनों केसेस में जो डिफरेंस का वैल्यू मिल रहा है वो हमको क्या मिल रहा है सेम कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट मिल रहा है तो हम फिर क्या लिख सकते हैं hence it is an AP, hence it is an arithmetic progression जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है मेरा √7 के बराबर। ठीक है। एक और क्वेश्चन जल्दी से बनाइए, एक और क्वेश्चन जल्दी से बनाइए। क्वेश्चन है कि अगर मेरे पास एक सीक्वेंस है A, 9, B, 25। ठीक है। मेरे पास एक सीक्वेंस है और इस सीक्वेंस को बोल रहे हैं कि ये एपी में है। ठीक है। इस सीक्वेंस को बोल रहे हैं कि इट इज एन एपी। इसको किस में बोल रहे हैं कि इट इज एन एपी, इट इज इन एपी। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ देन फाइंड ए एंड बी। अगर मेरे पास एक सीक्वेंस है A, 9, B, 25 और बोल रहे हैं कि जो सीक्वेंस है मेरा एपी में है देन फाइंड ए एंड बी। ए और बी का वैल्यू बताइए हमको। A is equal to 1 and B is equal to 17. अच्छा कितना है A is equals to 1 और B is equals to 17। अच्छा देखते हैं फिर आपका आंसर जो है ना वो आया A equals to 1 और B equals to 17 करेक्ट है। देखते हैं कैसे हुआ। तो मेरे पास जो गिवन सीक्वेंस है वो है A, 9, B, 25। ठीक है। A, B, 9 और 25 ये मेरे पास एक सीक्वेंस है जो कि दिया हुआ है किसमें है एपी में है। ठीक है। तो अगर ये एपी में है तो हमको पता है कोई भी सीक्वेंस अगर एपी में होगा तो उसके जो टर्म उसका किसी भी टर्म और उसके प्रीसीडिंग टर्म का जो डिफरेंस होगा वो मेरा क्या होगा कांस्टेंट।
ठीक है, मतलब अगर ये मेरा एपी में है, अगर ये मेरा एपी में है, तो अगर हम 9 माइनस ए करें तो ये किसके बराबर होना चाहिए, 25 माइनस बी के। ठीक है, किसी भी टर्म को अगर उसके प्रीसीडिंग टर्म से अगर हम माइनस करते हैं तो वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम 9 को अगर ए से सब्ट्रैक्ट करें, मतलब हम बोल रहे हैं कि 9 माइनस ए करें तो ये किसके बराबर होना चाहिए, 25 माइनस बी के। क्यों, क्योंकि गिवन है। क्यों, क्योंकि गिवन है कि ये सीक्वेंस में क्या है, गिवन दैट the sequence is in AP, the sequence is in AP। ये सीक्वेंस मेरा एपी में दिया हुआ है, तो अगर मेरा एपी में दिया हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, हमको पता है अगर जो डिफरेंस होता है एक टर्म का उसके पहले वाले टर्म से, वो मेरा क्या होता है, कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ अगर 9 माइनस ए करे तो ये किसके बराबर होना चाहिए, इसका 25 माइनस बी के। ठीक है, उसी तरह अगर हम बोले, उसी तरह ये भी हो सकता है, उसी तरह ये भी तो हो सकता है ना कि 9 माइनस ए किसके बराबर हो, बी माइनस 9 के। ठीक है, और ये भी तो हो सकता है 9 माइनस ए किसके बराबर हो, बी माइनस 9 के। ठीक है, डिफरेंस क्या मिलना चाहिए हमको, कांस्टेंट मिलना चाहिए। एक टर्म और उसके पहले वाले टर्म, कोई भी एक टर्म और उसके पहले वाले टर्म को, इस दोनों को अगर माइनस करते हैं तो डिफरेंस हमको हमेशा कांस्टेंट मिलना चाहिए। ठीक है, अगर 25 को बी से माइनस करे, ठीक है, तो वो किसके बराबर होना चाहिए, 9 माइनस ए के। उसी तरह अगर बी को अगर 9 से माइनस करे तो वो किसके बराबर होना चाहिए, 9 माइनस ए के। ठीक है, जो डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होगा, कांस्टेंट। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो हमको ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। अरे हमको क्या करना है, ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। मतलब कितना वेरिएबल मेरे पास, दो वेरिएबल। तो दो वेरिएबल सॉल्व करने के लिए हमको कितना इक्वेशंस चाहिए, दो इक्वेशंस, मिनिमम दो इक्वेशंस तो हमको चाहिए। तो मेरे पास दो वेरिएबल्स है, देखो ए और बी, और दो इक्वेशंस है। ठीक है, तो टू वेरिएबल टू इक्वेशन, क्वाड्रेटिक मतलब लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स हम पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसके थ्रू अगर हम सॉल्व करेंगे इसको, इस दोनों को साइमल्टेनियस इक्वेशंस को, तो हमको ए और बी का क्या मिल जाएगा, वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, देखो कैसे मिलेगा। पहले वाले को बोल देते हैं हम इक्वेशन 1। ठीक है, पहले वाले को क्या बोल देते हैं, इक्वेशन 1। ये मेरा हो गया, ये मेरा हो गया इक्वेशन 1, ये मेरा क्या हो गया, इक्वेशन 2। कुछ नहीं करते हैं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर देते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो ये दोनों टर्म क्या है, मेरा क्या है, बराबर। तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0। ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा मेरा, 0 इक्वल्स टू, यहाँ पे मेरा क्या है, बी माइनस 9। ठीक है, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम, बी माइनस 9, फिर माइनस कितना, 25 माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 25 माइनस बी। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो 0 इज इक्वल्स टू बी माइनस 9 माइनस 25 माइनस माइनस प्लस बी। ठीक है, 0 इज इक्वल्स टू बी प्लस बी कितना हो गया, 2b, उस पर 25 और 9 ये कितना हो जाएगा, 34। ठीक है, तो 34 को उधर ले जाओ, कितना हो जाएगा, 2b इज इक्वल्स टू 34। तो b कितना आया, 34/2 मतलब 17। ठीक है, तो b का वैल्यू कितना मिला हमको, 17। अब क्या करो, इस b के वैल्यू को दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, तुमको a का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पुटिंग b इन इक्वेशन 1, पुट b इज इक्वल्स टू 17 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में अगर हम पुट करेंगे तो देखो कितना होगा, 9 माइनस ए इज इक्वल्स टू 9 माइनस ए इज इक्वल्स टू कितना, 25 माइनस बी था, मतलब कितना, 17। और ये था ना 9 माइनस ए इज इक्वल्स टू 25 माइनस बी। तो यहाँ पे क्या, 9 माइनस ए इज इक्वल्स टू 25 माइनस 17। देखो कितना हो गया, 9 माइनस ए 25 माइनस 17 करो, कितना होगा, 8। ठीक है, तो क्या करो, इस ए को उधर ले जाओ, अरे इस ए को ठीक है राइट हैंड साइड ले जाओ, और इस 8 को इधर लेते आओ। तो देखो क्या होगा, 9 माइनस 8 इज इक्वल्स टू कितना, ए। तो सिंपलाइज ए इज इक्वल्स टू कितना, 9 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो दोनों का हमको वैल्यू मिल गया। ए कितना मिला हमको, ए मिला हमको 1, अरे ए कितना मिला 1, और बी कितना मिला हमको 17। ठीक है, कि ये किया, कुछ नहीं करना है, जो कॉमन डिफरेंस का वैल्यू होता है वो कांस्टेंट होता है एक एपी में, तो बस वही। ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकालें, अरे कॉमन डिफरेंस निकाले, देखो ये टर्म इसके पहले वाले टर्म इसको माइनस किए, तो ये किसके बराबर होना चाहिए, ये टर्म और इसके पहले वाले टर्म। ठीक है,
तो बस कॉमन डिफरेंस को इक्वेट कर दिए, इक्वेट करने से लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का कोई इक्वेशन मिला, दोनों को सॉल्व किए साइमल्टेनियस इक्वेशंस, हमको क्या मिल गया, ए और बी का वैल्यू मिल गया। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें? नो सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, आगे मेरा नेक्स्ट टॉपिक है जनरल टर्म ऑफ एन एपी। एपी के किसी भी टर्म को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है, एपी के टर्म को जनरलाइज कैसे करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट मेरा जो हेडिंग है ना, वो मेरा क्या है, जनरल टर्म ऑफ एन एपी। जनरल टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, एपी के किसी भी टर्म को हम जनरलाइज कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहले तो फॉर्मूला लिख देते हैं, उसके बाद बताते हैं ये कहां से आया। ठीक है, तो एपी का जो जनरल टर्म होता है उसको पहले डिनोट करते हैं हम टीएन से। पहले डिनोट कैसे करते हैं, टीएन से। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस जनरल टर्म का फॉर्मूला है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द जनरल टर्म ऑफ एन एपी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एन जनरल टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, जहां टीएन मेरा क्या है, टीएन मेरा डिनोट करता है जनरल टर्म को। टीएन मेरा क्या है, टीएन डिनोट करता है मेरा जनरल टर्म, मतलब nth टर्म, जनरल टर्म, या फिर बोले क्या, nth टर्म को। ए तो मेरा क्या है, फर्स्ट टर्म। ए मेरा क्या है, फर्स्ट टर्म। डी मेरा कॉमन डिफरेंस। और एन तो पता है वो पोजीशन। ठीक है, पोजीशन ऑफ टर्म, टर्म का पोजीशन। ठीक है, तो ये जनरल टर्म है। अगर कोई पूछे एपी का जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, तो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो अगर आप पूछेगा सर ये आया कहाँ से और इसको याद कैसे रखें, अरे तो देखो, याद कुछ नहीं रखना है, याद कुछ नहीं रखना है। अगर तुम इस सीक्वेंस को, अगर एपी को अगर समझ गए ना, तो एपी को देखो सही से, अगर ध्यान दो, हम बोल रहे हैं एपी का जो फर्स्ट टर्म होता है उसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल ए से। कैसे डिनोट करते हैं उसका फर्स्ट टर्म को, स्मॉल ए से। ठीक है, और अगर एपी है, ठीक है, एपी है मतलब सेकंड वाला टर्म जो होगा ना, इस पहले वाले टर्म से कितना ज्यादा होगा, डी डी ज्यादा होगा ना। अरे पहले सेकंड वाला टर्म कितना होगा, कॉमन डिफरेंस ज्यादा होगा। ठीक है, अरे एपी में क्या होता है, एपी मतलब क्या होता है, जो फर्स्ट वाला टर्म है ना, उससे सेकंड वाला टर्म कितना ज्यादा होता है। ठीक है, उसमें अगर डी जोड़ेंगे तो उतना ज्यादा होता है। उसी तरह अगर थर्ड वाले टर्म अगर बोले ना, तो कितना होगा, इस सेकंड वाले टर्म से, इस सेकंड वाले टर्म से थर्ड वाले टर्म डी ज्यादा होगा। ठीक है, उसी तरह अगर, तो अगर इसको सॉल्व करो तो कितना हो गया तुम्हारा, ए प्लस डी मतलब ए प्लस टू डी। ठीक है, उसी तरह अगर तुम फोर्थ वाले टर्म को बात करो, तो फोर्थ वाला टर्म क्या होगा, इस थर्ड वाले टर्म से डी ज्यादा होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो कितना मिल गया, ए प्लस थ्री डी। ठीक है, उसी तरह अगर तुम बात करो फिफ्थ टर्म को, तो फिफ्थ टर्म क्या होगा तुम्हारे, फोर्थ टर्म से डी ज्यादा होगा। इसको ऐड करो तो ये कितना मिल गया, ए प्लस फोर डी डॉट डॉट डॉट। ठीक है, मतलब अगर इन जनरली, ठीक है, इन जनरल में अगर हम एक एपी को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो एपी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए कॉमा ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फोर डी डॉट डॉट डॉट। इन जनरल अगर एक एपी को रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम्स करवाएंगे तो आएगा। ठीक है, प्रॉब्लम्स में ये सब आएगा, सबका यूज पड़ेगा प्रॉब्लम्स में। इसको क्या बोलेंगे, जनरलाइज्ड सीक्वेंस। ये मेरा क्या हो गया, एपी का जनरलाइज्ड सीक्वेंस। ठीक है, जनरलाइज्ड एपी भी बोल सकते हैं, ये मेरा क्या है, जनरलाइज्ड एपी। ठीक है, तो इस जनरलाइज्ड एपी में अगर ध्यान दो, ठीक है, तो फर्स्ट टर्म को किसे डिनोट किए हम, ए से, सेकंड वाले टर्म को ए प्लस डी से, थर्ड वाले टर्म को ए प्लस टू डी से, फोर्थ वाले टर्म को ए प्लस थ्री डी से, फिफ्थ वाले टर्म को ए प्लस फोर डी से। ठीक है, उसी तरह जो सिक्स वाला टर्म होगा वो क्या होगा, ए प्लस फाइव डी। सेवन वाला टर्म होगा वो क्या होगा, ए प्लस सिक्स डी। एट वाला टर्म होगा वो क्या होगा,
ए प्लस 7d। नाइन्थ वाला टर्म होगा वो क्या होगा, ए प्लस 8d। उस तरह 10th वाला टर्म ए प्लस 9d। ठीक है, मतलब कहने का मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर मेरा nth टर्म होगा ना, अगर मेरा nth टर्म होगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1d। nth टर्म क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो यहाँ पे देखो, इस सीक्वेंस में देखो, इस सीक्वेंस में अगर हम फिफ्थ टर्म पूछे, इस सीक्वेंस में अगर हम फिफ्थ टर्म पूछे, फिफ्थ टर्म देखो, फिफ्थ टर्म मेरा क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो फिफ्थ टर्म क्या लिखा हुआ है, ए प्लस 4d। ठीक है, फिफ्थ टर्म मेरा क्या लिखा हुआ है, ए प्लस 4d। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, ऐसे लिख सकते हैं ना। ठीक है, फिफ्थ टर्म मतलब क्या, फिफ्थ टर्म मतलब क्या, ए प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। तो उसी तरह अगर nth टर्म के बारे में पूछेगा तो क्या, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एपी में, nth टर्म का फॉर्मूला। इस चीज को और इसको भी याद रखना कि एक जनरलाइज्ड एपी कैसा होता है। जो जनरलाइज्ड एपी होता है, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d कॉमा ए प्लस 4d, उसके बाद होगा ए प्लस 5d, फिर ए प्लस 6d, ए प्लस 7d। ठीक है, और अगर nth टर्म पूछे तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अरे ये सब नोट कर रहा है कि सिर्फ बात सुन रहा है, मेरा नोट कर रहा है तुम लोग? यस सर। ये सब नोट करो, ये सब बस बात में सुना करो, सब इंपॉर्टेंट है, जितने भी फॉर्मूलाज है सब सारे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस होगा उस समय दिक्कत होगा, ये सब सारा जितना भी हम करवाए हैं ना, ये सब सारा नोट होना चाहिए कॉपी में, एक कॉपी लेके बैठा करो। जो नोट नहीं कर पाया है वो जाके स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन से देख लेना। ठीक है, अभी तो और इतना टाइम देंगे नहीं कि बैठ के नोट करो। ठीक है, अभी बस nth टर्म वाला नोट कर लो, बाकी चीज अपना स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन से जाके देख लेना। जो nth टर्म हम लिखवाए हैं उसको नोट कर लो बस। ये जनरल टर्म, इसको नोट करो, और जहाँ कौन सा सिंबल किसको डिनोट करता है, टीएन डिनोट करता है उसके जनरल टर्म मतलब nth टर्म को, स्मॉल ए डिनोट करता है उसके फर्स्ट टर्म को, स्मॉल डी डिनोट करता है उसके कॉमन डिफरेंस को, और एन डिनोट करता है उसके पोजीशन को, पोजीशन ऑफ टर्म को। ठीक है, यहाँ पे देखो हम तुमको ये जो लिखे हैं ना, ये पूरा जनरलाइज्ड एपी, इसको भी लिख लो, ये भी काम का चीज है। ठीक है, ए कॉमा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ये पूरा जनरलाइज्ड एपी है, इसको भी लिख लो, इसका बहुत काम पड़ेगा। ठीक है, प्रॉब्लम्स में आएंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स में, तो ये सब बहुत जरूरत पड़ेगा हमको। ठीक है, नोट हो गया तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। यस सर। तो अगर ये जनरल टर्म समझ में आ गया तो एक एपी लिख रहे हैं, ठीक है, हमको फाइंड आउट करके बताओ उसका कुछ, हम nth टर्म दे देते हैं, हमको फाइंड आउट करके बताओ। मेरे पास एक एपी है, ठीक है, 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। तो इस एपी का हमको 16th टर्म, इस एपी का हमको 16th टर्म और 25th टर्म बताओ। इस एपी का हमको 16th टर्म और 25th टर्म बताओ कितना होगा। ये मेरे पास एक एपी है 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है। तो इस एपी का एपी आगे कितना तक जाएगा हमको नहीं पता, अरे इस एपी में कितने टर्म्स है वो हमको नहीं पता। ठीक है, हो सकता है इसमें 100 टर्म्स हो सकता है इसमें 150 टर्म्स हो सकता है इसमें 200 टर्म्स हो, हमको वो नहीं पता। हमको बस क्या जानना है, अगर मेरे पास ये एपी है, ठीक है, तो इस एपी का हमको 16th टर्म और 25th टर्म फाइंड आउट करके बताओ। ठीक है, फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा यही, nth टर्म इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए देखो क्या है, डी पहचानो, डी निकाल के देखो क्या है, उसके बाद एन की जगह, पहले वाले केस में एन की जगह क्या रखेंगे 16, क्योंकि एन किसको डिनोट कर रहा था, पोजीशन ऑफ टर्म को। अरे एन किसको डिनोट कर रहा था, पोजीशन ऑफ टर्म को। ठीक है, तो टर्म का पोजीशन क्या है, पहले वाले केस में टर्म का पोजीशन कितना है 16, दूसरे वाले क्वेश्चन में टर्म का पोजीशन क्या है 25। ठीक है, तो पहले वाला में n कितना हो गया 16, दूसरे वाले में n कितना हो गया 25। ए मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस निकालो, कॉमन डिफरेंस 5 - 3 तुमको 2 मिल जाएगा।
ए मिल गया 3, डी मिल गया 2, एन पहले तो ये केस में एन हो गया 16, ए डी और एन तीनों मिला, फॉर्मूला लगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बताओ 16th टर्म कितना मिलेगा। उसी तरह सेकंड वाले में 5th टर्म 51, 16th टर्म कितना मिला हमको 33, 33, और 25th टर्म 51, 51। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मेरे पास ए कितना है 3, डी कितना है 2। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो ना, फर्स्ट टर्म मेरा क्या है, ये मेरा हो गया फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करके देखो, 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 5 2, 9 माइनस 7 2, 11 माइनस 9 2। मतलब किसी भी टर्म को उसके पहले वाले टर्म से अगर हम माइनस करें तो आंसर कितना मिल रहा है हमको 2। तो वही डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस मेरा कितना है 2। उसके बाद इस पहले वाले क्वेश्चन में कौन सा टर्म पूछ रहा है हमको 16th। ठीक है, तो पहले वाले केस के लिए मेरा एन कितना हो गया 16। ठीक है, तो बस फॉर्मूला लगाना हमको, क्या निकालना है हमको T16, 16th टर्म। तो फॉर्मूला लगाओ a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, मतलब कितना है a प्लस 15 डी। ए कितना है मेरा 3 प्लस 15 इंटू 2। ठीक है, देखो 15 इंटू 2 कितना हो गया 30, 30 प्लस 3 कितना हो गया 33। आंसर कितना मिला हमको 33। ठीक है, तो 16th टर्म कितना मिल गया हमको 33। उसी तरह सेकंड वाले में n का वैल्यू कितना 25। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है T25, 25th टर्म, मतलब a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a कितना है मेरा, अच्छा इसको मतलब कितना a प्लस 25 माइनस 1 कितना 24 इंटू डी। ए मेरा कितना था 3, यहाँ पे देखो 3 प्लस 24 इंटू 2, ये कितना हो गया 3 प्लस 48, 48 प्लस 3 कितना 51 हो गया आंसर। ठीक है, समझ में आया, एकदम इजी है, एकदम फाइंड आउट हो जाएगा, एकदम इजी है। ठीक है ना। यस सर। ठीक है, अगर ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उसमें बताना। नेक्स्ट मेरे पास एक सीक्वेंस है। ठीक है, सीक्वेंस है मेरा 4 कॉमा 4 होल 1/2 कॉमा 5 होल 1/2 कॉमा 6 कॉमा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, हमको फाइंड आउट करके बताओ, फाइंड इट्स 201th टर्म, 210वां टर्म कौन सा होगा, फाइंड आउट करके बताओ 201th टर्म। इस सीक्वेंस का 210वां टर्म क्या होगा, हमको फाइंड आउट करके बताओ। ये सीक्वेंस पहले चेक करो एपी में है या नहीं है, माइनस करके देखो, एपी में मेरे को मिलेगा। ठीक है, एपी में मिलेगा। ये कितने टर्म का सीक्वेंस है वो हमको नहीं पता, और ये कितने टर्म का सीक्वेंस है वो हमको नहीं पता। ठीक है, हमको फाइंड आउट सिर्फ क्या करना है, इसका 210वां टर्म बताओ। ये जो पूरा सीक्वेंस चला जा रहा है, इसका 210वां टर्म कौन होगा, हमको फाइंड आउट करके बताओ। इसमें भी सेम वही फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जहाँ ए क्या हो गया 4, डी निकाल के देखो, इसमें से इसको माइनस करो, देखो डी निकलेगा, एन कितना हो गया 210। फॉर्मूला लगाओ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, निकलेगा, हमको जल्दी से बताओ। 108 होल 1/2। कितना आएगा 108 होल 1/2। हाँ, मतलब T210 कितना 108 होल 1/2, यही बोल रहे ना। तो ठीक है, हाँ। चेक करते हैं कितना आएगा, चेक करते हैं कितना आएगा। अच्छा, इसको मिटाते हैं। ठीक है, तो जो एपी दिया हुआ था उसमें मेरा ए कितना था 4। ठीक है, अगर डी फाइंड आउट करना हो तो डी कैसे फाइंड आउट करेंगे, 4 होल 1/2 माइनस 4।
ठीक है, इसको देखो 2 4 जा 8 -1, 9/2 -4, माइनस करके देखो ये कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, अरे माइनस करके देखना डी कितना मिलेगा तुमको 1/2। तुमको कितना निकालना था हमको टी 210 ये निकालना था। तो फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस 210 -1 इंटू डी, मतलब कितना a4 प्लस, मतलब यहाँ पे a प्लस 210 -1 कितना 209 इंटू डी। तो यहाँ पे 4 प्लस 209 डी की जगह कितना 1/2। ठीक है, देखो फाइंड करते हैं। चलो रुको एक सेकंड। तो टी 210 मेरा कितना हो गया 4 प्लस 209 इंटू 1/2। ये देखो कितना होगा 8 प्लस 209/2, मतलब कितना 217/2। इसको अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर करते हैं तो 108 होल 1/2, इतना ही आया था ना, यस सर। इतना ही आया था। हाँ, तो इतना ही आएगा आंसर। ठीक है, समझ में आया? अरे बस फॉर्मूला लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद कल। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर मेरे पास किसी एपी का nth टर्म पता हो, ठीक है, इफ nth term of an AP, nth term of an AP is 7n-4, ठीक है, अगर nth टर्म उसका कितना है 7n-4, देन फाइंड इट्स, क्या निकालो 14th टर्म, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस डी, और कॉमन डिफरेंस। जल्दी से बताओ, किसी एपी का अगर nth टर्म मेरा हो 7n-4, ठीक है, तो उसका 14th टर्म क्या होगा, उसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, और उसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा? 14 टर्म 94, फर्स्ट टर्म 3 और कॉमन डिफरेंस 7। अच्छा, कितना बोले 14th टर्म 94, 94। फर्स्ट टर्म 3। फर्स्ट टर्म हो गया 3, कॉमन डिफरेंस 7। 7। देखिए आसान है, इस क्वेश्चन भी आसान है, ये वाला भी। ठीक है, हमको क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है मेरे पास, गिवन है टीएन। ठीक है, तो टीएन कितना दिया हुआ है मेरा 7n-4, अरे कितना दिया हुआ है 7n-4। तो कॉमन डिफरेंस मतलब क्या, कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है तुम्हारा, कोई भी टर्म और उसके पहले वाला टर्म। सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म निकाल देते हैं हम। अरे फर्स्ट टर्म निकालते हैं, तो अगर फर्स्ट टर्म निकालना है हमको, अगर फर्स्ट टर्म निकालना है तो एन का वैल्यू कितना होगा, फर्स्ट टर्म अगर निकालना है तो इनका वैल्यू कितना होगा 1। बस क्या करो पुट कर दो, तो T1 क्या करो 7 × 1 -4, 7 - 4 कितना हो गया 3। तो फर्स्ट टर्म कितना मिला हमको 3। ठीक है, उसी तरह क्या करो T2 निकाल लो, T2। ठीक है, तो T2 के लिए क्या करेंगे हम, 7n-4 था ना, तो 7 × 2 -4, मतलब कितना 7 × 2 = 14 -4 मतलब कितना 10। ठीक है, फर्स्ट टर्म मिल गया, सेकंड टर्म मिल गया। तुमको अगर कॉमन डिफरेंस निकालना हो, कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा मेरा T2 - T1। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा T2 - T1, एक टर्म और उसके पहले वाले टर्म का डिफरेंस। ठीक है, तो T2 मेरा कितना है 10, T1 कितना है 3, माइनस करो कितना आएगा 7। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया मेरा 7। ठीक है, फर्स्ट टर्म मिल गया, कॉमन डिफरेंस मिल गया, और क्या चाहिए था हमको 14th टर्म।
क्या चाहिए था हमको, उसका 14th टर्म। तो 14th टर्म अगर निकालना है तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा इसके लिए 14, तो इसके लिए n का वैल्यू कितना हो जाएगा 14, ठीक है। t14 निकालो, कितना 7 इंटू 14 माइनस 4, 98 माइनस 4 कितना हो जाएगा 94। ये निकलेगा ना, सुमन का क्या निकला था 14 टर्म, क्या निकला था सुमन 94। 94 ही निकला था ना। अच्छा ठीक है, आ गया, समझ में आया। अरे आसान है, बस आसान है, बस समझना nth टर्म क्या होता है, ए क्या होता है, डी क्या होता है, ठीक है। बस पुट करते जाना है फॉर्मूले में, सब निकल जाएगा। कल और क्वेश्चंस करवाएंगे, ठीक है। इसी से रिलेटेड और प्रॉब्लम्स करवाएंगे, ढेर सारा प्रॉब्लम्स करवाएंगे हम, ठीक है। इसमें अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स है एपी में, ठीक है। बस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए और कैसे इंप्लीमेंट करना है वो पता होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत, नो सर। किसी चीज में कोई दिक्कत है तो बताइए, किसी नहीं चीज है। में कोई दिक्कत है तो पूछिए, किसी में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर मिल लेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास देखते हैं अगर कल होता है तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तो हम ढेर सारे और नए क्वेश्चंस को करवाएंगे, ठीक है। तब तक आप घर में प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस वगैरह बनाइए, ठीक है। यस सर। ठीक है फिर, थैंक यू ज्वाइन होने के लिए, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।